गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर ईबी टीशनर के ऊपर दिया जा रहा है। ईबी टीशनर जो स्ट्रक्चरलिज्म को जिन्होंने आगे बढ़ाया था, ये क्लास बेसिकली यूजी थर्ड सेमेस्टर के लिए है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में हम लोग डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए हैं। पहले क्लास में हम लोग विलियम वुंड के कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ईबी टीशनर यानी एडवर्ड टीशनर के बारे में कि उन्होंने साइकोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशंस दिया था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। चलो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म के पहले जानते हैं कि वह स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, किसने स्थापना की और इसके अंतर्गत क्या बात होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एडवर्ड टीशनर की। Structuralism in psychology is considered as a theory of consciousness which was suggested by William Wundt and developed by his student Edward Titchener in Cornell University of America. Structuralism का जो कंसेप्ट है, जो थियोरी ऑफ कॉन्शियसनेस पे बेस्ड है, इसको सबसे पहले डेवलप किया था विलियम वुंट और उनके शिष्य एडवर्ड टीशनर ने मिलकर अमेरिका के कॉर्नल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट थॉट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी या स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है, तो दैट इज़ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसका डेवलपमेंट या जिसको प्रतिपादन विलियम वुंट और उनके शिष्य द्वारा ईबी टीशनर के द्वारा किया गया था। टीशनर oppose some concept which is proposed by Wundt and introduce the new meaning of consciousness in structuralism. स्ट्रक्चरलिज्म की स्थापना तो वुंट के द्वारा ही की गई थी, लेकिन टीशनर उनके शिष्य होते हुए भी वुंट के कुछ विचारों से सहमत नहीं थे। ठीक है, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स में चेंजेस किया, उन्होंने कॉन्शियसनेस का कुछ नया परिभाषा दिया, जिसके आधार पर वो उनसे थोड़ा सा अलग हुए और इसी के आधार पर उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को नई राह दिखाई। यानी स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर में जो मेन कंट्रीब्यूशन या जो मेन काम था वो टीशनर का ही था। विलियम वुंट ने इसको डेवलप ज़रूर किया था, लेकिन टीशनर ने ही इस पर ज़्यादा जोर डाला। ठीक है, Wundt believed that conscious experience classified into small parts and it can be analyzed. उन्होंने इसी बात की क्या की अपोज किया या विरोध किया कि वुंट मानते थे कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में बांट कर उसका विश्लेषण कर सकते हैं, और टीशनर वुंट के बेसिकली इसी चीज़ से सहमत नहीं थे। वो कहते थे कि हम लोग अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को छोटे छोटे पार्ट में बांटकर एनालाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई बिहेवियर नहीं है जिसको हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा कंट्रोल कर ले, दैट इज़ कॉन्शियसनेस, और इसको हम किसी लैबोरेटरी में ले जाकर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चूँकि वुंट का एक्सपेरिमेंट मैक्सिमम उनके लैबोरेटरी तक ही सीमित था, इसलिए वो उसके बाहर निकल के कभी सोचे ही नहीं, देखे ही नहीं। इसी का परिणाम था कि वुंट ने ये सोचा कि हम कॉन्शियस एक्सपीरियंस को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन टीशनर ने कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्शियस एक्सपीरियंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और जब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हम इसको छोटे छोटे पार्टों में बांटकर एनालाइज भी नहीं कर सकते हैं। ये बिहेवियर नहीं है कि हम कंट्रोल कर ले, एक सिचुएशन में कंट्रोल बिहेवियर का देखें और एक सिचुएशन में नॉर्मल बिहेवियर का इफेक्ट किसी चीज़ पर देखें। तो टीशनर वुंट के इस चीज़ का विरोध करते थे, वो अपोज करते थे इस चीज़ का। ठीक है, Whereas Teacher believed that conscious experience is not easy like behavior to control it through experiment, जो मैंने बात की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ टीशनर। अब टीशनर ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, मतलब साइकोलॉजी में टीशनर का क्या कंट्रीब्यूशन था, स्ट्रक्चरलिज्म में टीशनर का क्या कंट्रीब्यूशन था। Edward Titchener published a research article in 1898 which is entitled The Postulates of Structural Psychology. This research paper is the formal foundation of structuralism. यही रिसर्च पेपर से क्या हुआ, स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत हुई, जो उन्होंने 1898 में पब्लिश किया था। The contribution of Titchener are discussed below. क्या क्या कंट्रीब्यूशन था? सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी, methods of psychology, principles of selection, principles of connection,
इमोशन, थिंकिंग, माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम। इन सारे 7 फील्ड्स पर टीचर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, यानी इस पर उन्होंने अपना कुछ वर्क किया था, जिसके आधार पर आज हम साइकोलॉजी के ब्रॉड एस्पेक्ट के बारे में बात कर पाते हैं। ठीक है, एक चीज़ जानो, जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं तो बोरिंग ने कहा था कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी बहुत छोटा है लेकिन इसका फ्यूचर जो है बहुत बड़ा है। साइकोलॉजी का अगर हिस्ट्री देखा जाए तो ये बहुत ही लिमिटेड है, बहुत छोटा है, लेकिन इसका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट पे है। ठीक है, चलो बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी की। अकॉर्डिंग टू टीचर, बिगिनिंग पॉइंट ऑफ साइंस इज एक्सपीरियंस एंड ऑल एक्सपीरियंस आर इमीडिएट। टीचर क्या बात करते हैं कि किसी भी साइंस का सबसे पहला पॉइंट होता है एक्सपीरियंस, यानी फीलिंग्स, अनुभूति। लेकिन उन्होंने कहा था कि सारी अनुभूतियाँ ही इमीडिएट होती है। वो उनके इस विचार से सहमत नहीं थे कि कुछ अनुभूतियाँ इमीडिएट होती है और कुछ मीडिएट होती है। उन्होंने कहा था कि कोई भी पर्सन, जब हम किसी की अनुभूति का अध्ययन करते हैं तो हम उस व्यक्ति के संदर्भ में ही करते हैं जिसको वो अनुभूति होता है। जैसे मान के चलो मेरे पैर में चोट लगा है, तो पर्टिकुलरली मेरे संदर्भ में ही मेरे चोट से रिलेटेड चीज़ों को जाना जाता है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। और ये कोई इमीडिएट मीडिएट नहीं होता है, ये एक ही फीलिंग्स होता है, एक ही एक्सपीरियंस होता है, दैट इज़ इमीडिएट। तो जो सारे एक्सपीरियंस की बात होती है इज ओवरऑल इमीडिएट एक्सपीरियंस, जो टीचर ने कहा था। नेक्स्ट, he defines psychology as a study of experience dependent upon an experiencing person, जो मैंने बात की। he differentiate between the mind and consciousness, जैसे वुंट ने बात की थी सिर्फ कॉन्शसनेस की, लेकिन इन्होंने माइंड और कॉन्शसनेस में डिफ्रेंशिएट किया। टीचर ने कहा था माइंड मतलब होता है एक्सपीरियंस फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के मन में चल रहे अनुभूति ही उसका मन होता है, उसका माइंड होता है, उसका मस्तिष्क होता है। लेकिन कॉन्शसनेस क्या है, किसी दिए गए पर्टिकुलर टाइम में व्यक्ति में जो सारे अनुभूतियों का कुल योग होता है, मतलब टोटल एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, इसको उन्होंने कॉन्शसनेस कहा था। माइंड क्या है, एज ए होल फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, उसको उन्होंने माइंड कहा। जो भी एक्सपीरियंस होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, एज ए होल जो एक्सपीरियंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड माइंड। लेकिन पर्टिकुलर टाइम में जब हमें किसी चीज़ से बारे में या कुछ एक्सपीरियंसेस का टोटल फॉर्मेट में हमें समझ में आता है, दैट इज कॉल्ड, उन्होंने कहा था, कॉन्शसनेस। इन्होंने कॉन्शसनेस को 3 एलिमेंट्स में बांटा। ही ऑल्सो एनालाइज कॉन्शसनेस इन 3 मेन एलिमेंट्स। क्या है, सेंसेशन, इमेज एंड फीलिंग्स। सेंसेशन किससे जुड़ा हुआ है, इट इज रिलेट टू परसेप्शन। इमेजेस रिलेट टू आइडियाज, मेमोरीज एंड थॉट्स, whereas feelings related to affection। ठीक है, all sensations have at minimum 4 primary characteristics। क्या है, that is quality, intensity, clearness and duration। सारे जो ये 3 हमारे सेंसेशन, इमेज और फीलिंग्स की बात की गई है, इसमें 4 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी गुण, उसकी तीव्रता, उसका सरलता या साफ सुथरा, एंड उसका अवधि, ड्यूरेशन। इसके आधार पर ही उन्होंने जो 3 मेन एलिमेंट्स थे कॉन्शसनेस, उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ सिलेक्शन। टीचर ऑल्सो सपोर्ट द इंट्रोस्पेक्शन एंड एक्सपेरिमेंट मेथड एज ए मेथड ऑफ साइकोलॉजी लाइक विलियम उंट। टीचर भी विलियम उंट के ही तरह वो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को सपोर्ट करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ चेंजेस लाया। उन्होंने कहा उंट ने जिस तरह के इंट्रोस्पेक्टिव मेथड की बात की है वो मेथड प्रॉपर नहीं है, क्योंकि उसके आधार पर हम जब कॉन्शियस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करते हैं या किसी से पूछते हैं तो वो अप्रोप्रिएट नहीं रहता है। तो ही प्रपोज सम बेसिक प्रिंसिपल्स टू मेक इंट्रोस्पेक्टिव मेथड मोर इफेक्टिव। उन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की बात की जिसके आधार पर इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। वो क्या है, उन्होंने कहा ऑब्जर्वर शुड बी इम्पार्शियल एंड अनप्रिजुडिस, यानी ऑब्जर्वर को निष्पक्ष होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए और अपूर्वाग्रही होना चाहिए, यानी उसमें किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट,
ऑब्जर्वर शुड बी रिलैक्स्ड इन माइंड। जब भी वो किसी पर्सन का इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट लेता हो तो उसका माइंड क्या होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, ताकि उसमें किसी तरह का वाइसनेस ना हो। नेक्स्ट, ऑब्जर्वर शुड बी पॉजिटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड्स इंट्रोस्पेक्शन, यानी अंतर्निरीक्षण वृद्धि के प्रति ऑब्जर्वर का, प्रेक्षक का जो मनोवृत्ति है वो क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, कि इससे जो डेटा मिलेगा या इससे जो इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे वो एक्यूरेट होंगे। लेकिन हमारा अगर नेगेटिव ही उसके प्रति नेगेटिव रहा, एटीट्यूड ही हमारा उसके प्रति नेगेटिव रहा, तो चाहे उसके द्वारा कितने भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले उसमें बायसनेस रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो इन 3 प्रिंसिपल्स के आधार पर उन्होंने कहा कि हम मेथड ऑफ सिलेक्शन यानी that is the method of psychology। ठीक है, के आधार पर हम इंट्रोस्पेक्टिव मेथड में कुछ सुधार ला सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन। अब वो सिलेक्शन की बात करते हैं। सिलेक्शन की बात में क्या होती है कि Teacher introduced the concept of attention in his contribution. He divided attention into 3 stages: voluntary, involuntary and habitual attention. टीचर क्या कहते हैं, ध्यान में यानी अटेंशन में सभी चेतन तत्व इस तरह से सुव्यवस्थित होते हैं कि वे चेतन के केंद्र बन सके। यानी उन्होंने अटेंशन मतलब कहा सेंसरी क्लियरिटी। जब हम किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं और अगर मेरा विज़न, मेरा ऑडिटरी, हर कुछ क्लियर रहे उस कंसेप्ट के प्रति, तो सेंसरी हम क्लियरिटी इसमें डिक्लेयर करते हैं। इसी को उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन कहा। ठीक है, तो इन्होंने अटेंशन को बेसिकली 3 पार्ट्स में बांटा: वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड हैबिचुअल। वॉलेंट्री जानते हो आप लोग कि जब हम अपनी इच्छा से किसी चीज़ की ओर ध्यान देते हैं, दैट इज़ वॉलेंट्री अटेंशन। इनवॉलेंट्री अटेंशन यानी ऑटोमेटिक जब हमारा ध्यान उधर चला जाए, किधर, यानी जब ऑब्जेक्ट बहुत इंटेंस हो, उसका कलर बहुत तीव्र हो, तो ऐसी चीज़ों की ओर ध्यान हमारा ऑटोमेटिक चला जाता है, दैट इज़ इनवॉलेंट्री अटेंशन। और हैबिचुअल अटेंशन यानी हमारी आदत की वजह से जब हमारा ध्यान उस ओर जाता है, यानी अगर हमें पान खाने की आदत है तो पान की दुकान की ओर, अगर ज्वेलरी में मेरा इंटरेस्ट है तो ज्वेलरी की दुकान की ओर। ये किस लिए जाता है, क्योंकि वो आदत में शामिल है मेरा। तो उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की बात अटेंशन के आधार पर की और इस पे उन्होंने अपना मुख्य योगदान दिया। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन में उन्होंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू टीचर लॉ ऑफ कंटिग्यूटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर एसोसिएशन ऑफ सेंसेशन एंड इमेज। स्ट्रक्चरलिज्म में उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन पर उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने लॉ ऑफ कनेक्शन या प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन में लॉ ऑफ कंटिग्यूटी की बात की थी। लॉ ऑफ कंटिग्यूटी का मतलब क्या है, चेतन के यानी कॉन्शसनेस के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। इसका मतलब जैसे मान के चलो कि हम लोग जब कोई भी एक्सपीरियंस का मेमोराइज करते हैं या सोचते हैं तो उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें भी ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आने लगती है, दैट इज़ अ कंटिग्यूटी। यानी उसमें एक, उसको कहते हैं ना कि आकर्षण का गुण होता है, वो ऑटोमेटिक अपनी तरफ उसको खींच लेता है। इसी को उन्होंने प्रिंसिपल कनेक्शन की बात की, जो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, सेंसेशन, संवेदना, और इमेजेस यानी प्रतिमा के लिए। जैसे मान के चलो तुम लोग जब कभी ये चीज़ ध्यान में रखते हो कि हम वहाँ घूमने गए थे तो कैसा फीलिंग हो रहा था हमको, अब उससे रिलेटेड फिर जगह में चले जाते हो, फिर खाने में चले जाते हो, फिर कुछ एक्सीडेंट अगर हुआ हो तो उससे चले जाते हो, कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें हुई तो उसमें चले जाते हो। दैट इज़ द फ्लैक्चुएशन। और ये क्यों होता है, क्योंकि कंटिग्यूटी होती है, क्योंकि हम आपस में वो उसको खींचने की ताकत होती है, जिसके आधार पर हम सब चीज़ों के साथ एक के बाद एक कनेक्शन जोड़ते चले जाते हैं। तो ये क्या चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ सेंसेशन एंड इमेज। नेक्स्ट, इमोशन। According to Teichner, emotion means intense feeling which is developed inside the body. Emotion के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि ये एक तीव्र भाव है जो किसी मानव व्यक्ति के शरीर के अंदर होता है। ठीक है, thus the feeling of conscious experience is the core part of emotion. यानी चेतन अनुभूति ही का भाव ही संवेग का क्या है, मूल सार भाग है या मूल पार्ट है, जिसको कहते हैं। कौन है, दैट इज कॉन्शियस एक्सपीरियंस।
He introduced two methods to study emotion, method of impression and method of expression. ये दो methods के सहारे उन्होंने emotion को describe किया, explain किया. Method of impression क्या है? मतलब जब हम क्वालिटी में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. जैसे जैसे ये खाने का मान के चलो कुछ है, तो वो टेस्टी है कि जला हुआ है. कुछ कलर का जब हम कहते हैं ये बहुत ज़्यादा डार्क है और ये कलर ठीक है, तो दैट इज़ कंप्रेशन. इसमें हम क्या इम्प्रेशन दिखाते हैं, इम्प्रेशन के आधार पर हम मेजरमेंट करते हैं उसके इमोशन का. सेकेंड मैथड इज़ एक्सप्रेशन, मतलब मेरा ब्रीदिंग, मेरा ब्लड प्रेशर, इसके आधार पर हम किसी के इमोशन का जब स्टडी करते हैं, दैट इज़ द मेथड ऑफ एक्सप्रेशन. तो यहाँ बेसिकली टू मेथड्स की बात की गई है, मेथड ऑफ इम्प्रेशन एंड मेथड ऑफ एक्सप्रेशन. अब आते हैं थिंकिंग में, यानी टीचनर का थिंकिंग में क्या कंट्रीब्यूशन या थॉट प्रोसेस में क्या कंट्रीब्यूशन था. टीचनर अपोज द कंसेप्ट ऑफ थिंकिंग विच इज गिवन बाय उजबर्ग स्कूल. Ujbek school said that thinking is imageless content, whereas Tichenor said that thinking have sensation and images. उजबर्ग स्कूल ने ये कहा था, उजबर्ग एक स्कूल साइकोलॉजी के अंतर्गत ही था, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में. इसमें ये कहा गया था कि जब हम लोग कोई चीज़ सोचते हैं तो वो इमेजलेस होता है. ठीक है, हमारे दिमाग में कोई उसका इमेज नहीं बनता है. लेकिन टीचर ने इसी कंसेप्ट का अपोज करते हुए कहा था नहीं, जब भी हम लोग कोई चीज़ सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाता है. जैसे अगर हम नदी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जैसी भी इमेज हो वो नदी के तौर पर बनती है और हमारे सामने आती है. तो टीचर ने इसी पे जोर डाला कि इमेजलेस थॉट कभी नहीं होते हैं. जो भी थॉट्स, जो भी थिंकिंग, जो भी थॉट प्रोसेस होते हैं उसमें ऑलवेज इमेज होते हैं. ठीक है, इमेज के बिना कोई थॉट पॉसिबल नहीं होता है. नेक्स्ट, माइंड बॉडी प्रॉब्लम. Tichenor also support the own psychophysiological parallelism. He said that mind and body were parallel and never physically interact, but one could influence the other. इसमें टीचनर उनसे बिल्कुल सहमत थे. वो ये चीज़ विश्वास करते थे कि माइंड और बॉडी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों में कोई क्या है फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता है. लेकिन अगर एक में चेंजेस होता है तो ऑटोमेटिक दूसरे में चेंजेस होते हैं, क्योंकि वो चेंजेस क्या है वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है. इसी के बारे में ऊंट ने कहा. तो बेसिकली ऊंट का क्या है, जो सेवेंथ कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन, इमोशन, थिंकिंग, माइंड बॉडी प्रॉब्लम. इन 7 एरियाज में टीचर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और इसी के आधार पर उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को आगे बढ़ाया, विच इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट थॉट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. अब हम लोग आते हैं टीचर का क्या क्रिटिसिज्म था, यानी उनको क्या क्रिटिसाइज किया गया था. फर्स्ट क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म फोकस ऑनली द एनालिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस रादर देन द यूज ऑफ फंक्शन ऑफ इट्स. स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस के एनालिटिकल स्ट्रक्चर पर फोकस किए, यानी उसके विश्लेषणात्मक पार्ट पर, लेकिन इसका यूज़ क्या है, इसका कार्य क्या है, इस पर उनका ध्यान नहीं गया. उन्होंने भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस के क्या क्या कार्य है, इसके बारे में उन्होंने बिल्कुल ही बात नहीं की. नेक्स्ट, टीचर हैव शोन लेस इंटरेस्ट इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी को हम प्रैक्टिकल वे में कैसे अप्लाइड कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, इस बारे पर टीचर ने बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं दिखाया. नेक्स्ट, another criticism is teachers largely ignored the areas like animal psychology, social psychology, abnormal psychology, organizational psychology, etc. ऊंट की तरह टीचर भी सिर्फ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की ही बात करते हुए चले गए, वो अदर साइकोलॉजीज के जो एरिया है जैसे एनिमल, सोशल, एबनॉर्मल, ऑर्गेनाइजेशनल, इस और ध्यान नहीं दिए. According to other psychologists, introspective method is not appropriate for method of psychology. दूसरे साइकोलॉजिस्ट बेसिकली बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग जो था, उन्होंने कहा कि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड जो है वो साइकोलॉजी का स्टडी करने के लिए अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है. इसके आधार पर कॉन्शियस एक्सपीरियंस का क्या है, एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट स्टडी नहीं हो सकता है. नेक्स्ट, Gestalt psychologists said that psychological phenomena is studied as a whole which is ignored by Tichenor.
अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा था कि हमें कॉन्शियस एक्सपीरियंस को भी पार्ट पार्ट बांटने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिकली ऊंट ने कहा। टीचनर भी काफ़ी हद तक सहमत थे, लेकिन फिर भी वो अपोज किए थे। लेकिन गेस्टाल्ट कहते हैं कि हम एज ए होल किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ना कि उसको पार्ट पार्ट में बांट कर। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो एज ए होल परसीव करते हैं, उसके बाद चाहे हम उसको पार्ट वे में देखें, ये अलग चीज़ है। लेकिन जब फर्स्ट इंप्रेशन या फर्स्ट परसेप्शन होता है, दिस इज़ एज ए होल होता है। ठीक है, ये बेसिकली था टीचनर का क्रिटिसिज्म। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग टीचनर के कंट्रीब्यूशंस को पढ़े, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, उन्होंने कहाँ कहाँ पर ऊंट को अपोज किया, ऊंट की चीज़ों को से वो सहमत नहीं थे, तब जाकर वो स्ट्रक्चरलिज्म को आगे बढ़ा पाए। और क्या क्रिटिसिज्म था जो बिहेवियरिस्ट, गेस्टाल्ट या अदर साइकोलॉजिस्ट के द्वारा उनके प्रति किया गया था। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द टीचर्स कंट्रीब्यूशन।